हेलो बच्चों, अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है, यानी ऊष्मा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। हमने देखा कि जिस प्रकार द्रव सदैव ऊंचे तल से निचले तल की ओर बढ़ता है, ऊष्मा का प्रवाह भी सदैव ही उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यानी तापांतर में जो परिवर्तन है उसके कारण जो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसके स्थानांतरण को ही हम ऊष्मा का संचरण कहते हैं। आपने कक्षा 9वीं में ध्वनि के बारे में पढ़ा है कि ध्वनि संचरित होने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं कि ध्वनि जो हम तक जब पहुंचती है, अगर कोई माध्यम है तभी ध्वनि हम तक पहुंचती है। यानी कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या ऊष्मा के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है? सोचिए, क्या ऊष्मा के संचरण के लिए भी सदैव किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? आइए हम ऊष्मा संचरण के 3 प्रकार को जानें। चित्र क्रमांक 4 यहाँ पर देखिए बच्चों, एक है हमारा फिगर बना हुआ है जिसमें है कि 3 प्रोसेस दी हुई हैं, यानी कि ऊष्मा के संचरण की। पहला है चालन, सेकंड है हमारा विकिरण, थर्ड है संवहन। यानी फर्स्ट चालन कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन, विकिरण यानी रेडिएशन। ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से हो सकता है, यानी ऊष्मा के फैलने का जो संचरण है वो क्या है? 3 प्रकार से, 3 प्रोसेस के द्वारा, चालन, विकिरण और संवहन। फिर है चालन यानी कंडक्शन क्या है? क्रिया, इसको किसी भी एक्टिविटी के द्वारा देखिए समझते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप 2, आवश्यक सामग्री लेंगे बच्चों हम लोग मोमबत्ती, लोहे, एल्युमिनियम, कांच और सिरेमिक की एक समान लंबाई और मोटाई की छड़, कुछ आलपिन। हमको क्या लेना है? मोमबत्ती लेना है, लोहे, एल्युमिनियम, कांच और सिरेमिक की एक समान लंबाई और मोटाई की छड़ लेना है। यानी कि जो चारों छड़ होंगी उसकी लंबाई भी समान होगी और मोटाई भी समान होगी, और कुछ आलपीन लेना है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जान रहे हैं, इन सब के बारे में आप बच्चों अच्छे से जानते हैं। फिर देखिए, सभी छड़ों पर बराबर दूरियों पर मोम से आलपीन चिपकाएं। देखिए आपके बुक में बच्चों ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सभी छड़ों पर बराबर दूरी से क्या हुई है? मोम क्या चिपकाई गई है? आलपीन मोम से चिपकाना है। फिर छड़ के एक सिरे पर कपड़ा बांध लें ताकि पकड़ने में आसानी हो। दूसरे सिरे को मोमबत्ती की लौ पर रखकर गर्म करें। यहाँ पर देखिए मोमबत्ती की लौ है, उसी पे ये छड़ को गर्म किया जा रहा है। आप क्या देखते हैं? चित्र 5A में, यानी देखिए चित्र 5A में हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोम पिघल रही है और आलपीन नीचे गिर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि मोम पिघल रही है और आलपीन नीचे की ओर गिर रही है। सभी छड़ों के आलपीन गिरने का समय नोट करें। यानी कि चारों छड़ पर ऐसे हमने करना। 4 छड़ कौन कौन सी हमारी? एल्युमिनियम की थी, लोहे की थी, सिरेमिक की थी और कांच की थी। यानी चारों छड़ पर हमको वैसे ही मोमबत्ती से आलपीन चिपकाना और गर्म करना है। अब हम समय देखेंगे कि किस छड़ में सबसे पहले आलपीन गिरी। क्या आप बता सकते हैं किस पदार्थ की छड़ की आलपीन सबसे पहले गिरी और क्यों? या आप बता सकते हैं? इसको हम देखिए आगे भी समझा देते हैं आपको। अब एक छड़ पर मोमबत्ती से आलपीन इस प्रकार चिपकाएं कि बीच का स्थान खाली रह जाए। दोनों ओर आलपीन समान दूरियों पर चिपकाएं। चित्र 5B में देखिए, 5B में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों को इस तरीके से चिपकाना है। ये मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती पर एक छड़ है, ये छड़ पर समान दूरी पर चिपकाना और बीच में कोई खाली स्थान छोड़ा गया जहाँ पर ये मोमबत्ती की लौ से इस छड़ को गर्म किया जा रहा है। अब आप क्या देखते हैं? इसमें भी आलपीनें गिर रही हैं, इसमें भी दोनों आलपीन गिरती हुई दिख रही है। अब छड़ के बीच में से गर्म करने पर क्या होता है? जब बीचों बीच छड़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है? हमने अभी देखा कि दोनों तरफ की आलपीनें गिर रही बीच में छड़ को गर्म करने पर, और एक तरफ और चित्र 5A में
एक एक सिरे को अगर छड़ पे गर्म करते हैं तो पहले एक कालपिन वहाँ गिरती हुई दिख रही है, फिर एक है। अब आप क्या बोलेंगे कि ऊष्मा के संचरण की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है। यानी चालन, ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी ऊष्मा है वो पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बनते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा, यानी कि कण आपस में जुड़े रहते हैं ना, कण जो पदार्थ बनाते हैं, यानी कि कण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है। हमने देखा कि धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी शीघ्र ही गर्म होता है। गर्म होने पर छड़ के उस भाग के कणों की कंपनता बढ़ जाती है और उनमें ऊष्मीय ऊर्जा भी बढ़ जाती है। कंपन करने वाले ये अणु अपने से आगे वाले अणुओं को ऊर्जा स्थानांतरण करते रहते हैं। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार संभव है। आपने देखा कि जब आप छड़ को गर्म करते हैं तो छड़ जो है वो एक पदार्थ है और वो कणों से मिलकर बनी हुई है। जब वो कणों से मिलकर बनी हुई है तो कण क्या करते हैं, मान लीजिए कोई पहला कण है, वो जब उसमें ऊष्मा यानी गर्मी होती है तो दूसरे कण में स्थानांतरित होती है। तीसरे चौथे पाँचवें असंख्य कण हैं जो इस तरीके से कणों के द्वारा वो जो ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती जाती है। और जब स्थानांतरित होती है तो कणों में कंपनता भी बढ़ती, कंपन जान रहे हैं, और उसमें ऊष्मीय ऊर्जा भी बढ़ जाती है। कंपन करने वाले अणु जो हैं वो अपने से आगे वाले अणु में को ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं, यानी जो कंपन करने वाले जो अणु हैं वो अपने से आगे वाले जो उनके आगे जो कण है उसको वो ऊर्जा दे देते हैं। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार, जो ठोस पदार्थ में ऊष्मा हमको संचरित होती है वो चालन के द्वारा होती है, कणों में कंपनता के कारण होती है, और कण जो है वो बिना अपना स्थान छोड़े का एक कण दूसरे कण को ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। चालन के द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। चालन के द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्मीय चालकता कहते हैं। और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर। ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अभी आपने ऊपर जो 4 छड़ लिया था उसमें पदार्थ अलग अलग तरह के थे। एक तो धातु था, एक कांच था, और एक हमारा सिरेमिक था, यानी लोहा, एल्युमिनियम, कांच और सिरेमिक। तो कुछ तो इस जो पदार्थ थे, जो ऊष्मा की चालकता है वो बच्चों पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती हो। पदार्थ कैसे होते हैं बच्चों? वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ऊष्मारोधी पदार्थ। ऊष्मारोधी पदार्थ आप समझते हैं जिनमें शून्य चालकता होती है। क्या होती है इसमें? शून्य चालकता होती है, ऊष्मा का संचरण नहीं होने देते। जैसे एबेनाइट, एस्बेस्टस, ये सब हमारे क्या है? ऊष्मारोधी पदार्थ हैं। यहाँ पर देखिए कुचालक, ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देते। जैसे लकड़ी, कांच। लकड़ी और कांच में ऊष्मा का जो संचरण है वो अच्छा नहीं होता, यानी वो ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होता। और चालक हमारे क्या होंगे बच्चों? ऊष्मा का संचरण जो है वो सरलता से होने देते हैं। जैसे धातु और जल। धातु और जल जो है वो ऊष्मा का संचरण को अच्छे से होने देते हैं। तो जो 4 आपने छड़ लिया था उसमें लोहे, एल्युमिनियम जो थी बच्चों वो हमारा कौन सा था? वो चालक पदार्थ था जिसमें ऊष्मा का संचरण अच्छे से हुआ। इसी तरीके से सिरेमिक क्या थी? हमारा ऊष्मारोधी पदार्थ भी हम उसको कह सकते हैं, ऊष्मारोधी। और कांच क्या थी? वो क्या था? हमारा कुचालक था। तो सबसे पहले आलपीन अगर गिरेगी तो हमारी किस पे गिरेगी? वो लोहे या एल्युमिनियम की छड़ पे से गिरेगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा का संचरण अच्छे से होता है, और ये क्या होते हैं? ऊष्मा के चालक होते हैं। बढ़ती चालकता के अनुसार पदार्थ के प्रकार। ये जो 3 पदार्थ के प्रकार दिए हैं, ऊष्मारोधी पदार्थ, कुचालक, चालक, ये हमारी क्या? बढ़ती चालकता के अनुसार पदार्थ के प्रकार हैं। ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ चालक, कुचालक अथवा ऊष्मारोधी हो सकता है। यानी कि ऊष्मीय चालकता के आधार पर जो पदार्थ है वो चालक हो सकता है, कुचालक अथवा ऊष्मारोधी हो सकता है। दूसरा प्रोसेस है बच्चों हमारा संवहन, कन्वेक्शन। क्या है हमारा?
कन्वेक्शन। अब इसको देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 3 में। विधि 1, फ्लास्क में पानी और स्पिरिट लैंप पर गर्म करने रखें, इसमें थोड़ी मात्रा में स्याही की बूंदें डालें। क्या आप संवहन रेखाएं देख सकते हैं? ये हम लोग जो सेकेंड प्रोसेस पढ़ रहे हैं ऊष्मा चालकता की, वो है बच्चों संवहन। अभी आपने पहला वाला पढ़ा था, क्या चीज़ पढ़ा था? हम लोगों का क्या था जो हम लोगों ने पढ़ा है सहज चालन, और ये हमारा क्या है? कन्वेक्शन यानी संवहन। तो जो चालन था बच्चों वो क्या था? वो हमारे जो धातु यानी थे उसमें जो चालन प्रोसेस था वो ठोस पदार्थों में ऊष्मा के संचरण के लिए था। चालन जो था वो बच्चों ठोस पदार्थ में, देखिए यहाँ ठोस पदार्थ में ऊष्मा के संचरण के लिए था। और यहाँ पे संवहन जो है, संवहन को देखते हैं। अब 1 फ्लास्क में पानी भरें और स्पिरिट लैंप पर गर्म करने रखें, इसमें थोड़ी मात्रा में स्याही की बूंदें डालें। क्या आप संवहन रेखाएं देख सकते हैं? देखिए ये यहाँ पर एक बना हुआ है स्पिरिट लैंप है, बीकर है, यहाँ पानी कुछ स्याही डाली गई है। अब संवहन धाराएं कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही हैं। ये देखिए जो संवहन धाराएं हैं वो इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। फ्लास्क को द्रव को गर्म करने पर पेंदी पर शीघ्र द्रव गर्म होता है और हल्का होकर ऊपर की ओर उठता है। यहाँ पर इसका स्थान ऊपर की ओर भारी द्रव लेता है। इसका स्थान जो है वो ऊपर का वाला भारी द्रव क्या लेता है? भारी द्रव ले लेता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक सारे द्रव का तापमान समान नहीं हो जाता। इस प्रकार संवहन धाराएं चलने लगती हैं। गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संचरण इसी प्रकार होता है। किसके द्वारा होता है गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण? इसी तरीके से संवहन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो गैस व द्रव है उसमें ऊष्मा का संचरण किस प्रोसेस के द्वारा होता है? संवहन यानी कन्वेक्शन के द्वारा होता है। ये अब यहाँ पर एक देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा क्यों नहीं हो सकता है? जो ठोस पदार्थ है उसमें ऊष्मा का संचरण जो है वो संवहन के द्वारा क्यों नहीं हो सकता है? चलिए इसको मैं आपको बताती हूँ बच्चों। देखिएगा जो ठोस पदार्थ के कण हैं वो सब क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ सटे होते हैं। यानी जो ठोस पदार्थ हैं उनके कण एक दूसरे के साथ सटे होते हैं और ये अपना स्थान छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। ठोस पदार्थ के कण जो हैं वो स्वतंत्र नहीं होते कि वो अपने स्थान को छोड़ सकें। जबकि संवहन विधि में बच्चों क्या होता है कि पदार्थ के कणों की वास्तविक गति के कारण, पदार्थ के कण गति करते हैं संवहन विधि में, उनकी जो वास्तविक गति होती है उसी के कारण पदार्थ गर्म होता है। इसीलिए ठोस पदार्थ को संवहन विधि के द्वारा हम गर्म नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? क्योंकि ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं बच्चों वो सटे होते हैं और अपना स्थान छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। जबकि संवहन विधि में पदार्थ के कणों की वास्तविक गति के कारण पदार्थ गर्म होता है। संवहन विधि में जो पदार्थ के कण गर्म होते हैं वो उनकी एक वास्तविक गति के कारण में गर्म होते हैं। इसीलिए ठोस पदार्थों को संवहन विधि के द्वारा गर्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा कि संवहन को आप प्रकृति की कई घटनाओं में भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए नदी, यहाँ पर है नदी तट की रेत दिन के समय में जल्द गर्म होती है, जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है। इसी प्रकार रेत रात के समय में जल्दी ही ठंडी होती है जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है। यहाँ पर क्या समझे आप? देखिए नदी के तट की जो रेत है बच्चों वो दिन के समय जल्दी गर्म होती है, जिसका कारण क्या है कि रेत के ऊपर की जो हवा भी है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। यानी कि जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडी हवा जो है इसकी जगह ले लेती है। यानी कि रेत की हवा जब गर्म होकर ऊपर उठ गई तो जो नदी से आने वाली हवा है वो इसकी जगह ले लेगी। इसी प्रकार रात के समय क्या होता है कि रेत ही ठंडी हो जाती है, रेत जल्द ठंडी हो जाती है, जबकि नदी का पानी गर्म रहता है। इसी तरीके से रात के समय क्या होता है कि जो रेत है वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है और जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है। अतः
यहाँ पर देखिएगा अच्छे से दिया हुआ है। अतः नदी ऊपर की गर्म हवा और ऊपर उठ जाती नदी है, जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेती। इस प्रकार हवा का चक्र जो है बच्चों वो चलता रहता है। यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर गर्म रेत है, गर्म रेत की जो गर्म हवा है वो किधर जा रही है, नदी की तरफ, और ये नदी का ठंडा पानी, जो ठंडी हवा यहाँ इधर आ रही है दिन के समय ना। और यहाँ पर देखिएगा बच्चों, जो रात के समय ये ठंडी रेत है और नदी का गर्म पानी है, तो ये जो गर्म हवा है वो किधर जा रही है, ठंडी रेत की तरफ। और जो ठंडी रेत की ये जो ठंडी हवा ये किधर जा रही बच्चों, नदी के पानी की तरफ। इसीलिए जो रात के समय क्या होता है, रात के समय क्या होता है कि नदी का जो पानी है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि नदी तट की रेत दिन के समय जल्दी गर्म हो जाती है, दिन के समय जल्दी गर्म हो जाती है, जिसके कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है ना, ये जो रेत है इसकी गर्म हवा ऊपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडी हवा देखिए इसकी जगह ले रही है। नदी से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले रही है। इसी प्रकार रात के समय क्या होता है, रेत जल्दी ठंडी होती। रात के समय जो रेत है ये बच्चों है, यहाँ पर दिखा रहा है ना ठंडी रेत। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जबकि नदी का पानी गर्म रहता है, अतः नदी के ऊपर की जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठ जाती है और इसका स्थान रेत की शीतल हवा ले लेती। इसी प्रकार हवा का चक्र जो है बच्चों वो चलता रहता है, यानी कि ये हवा का चक्र है जो इस तरीके से हमारा चलता रहता है। फिर तीसरा हमारे प्रोसेस है बच्चों विकिरण, यानी क्या है, रेडिएशन। क्या ऊष्मा संचरण के लिए सदैव ही कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? सूर्य से आने वाली ऊष्मा के बारे में विचार कीजिए। ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? प्रकाश की ही तरह ऊष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, जैसे प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी तरीके से बोल रहे हैं कि ऊष्मा का संचरण भी निर्वात में हो सकता है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती। विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा जो ऊष्मा है वो प्रकाश की चाल की तरह सरल रेखा में ही संचरित होती है। किसी भी गर्म वस्तु में से ऊष्मा सभी दिशाओं में बराबर संचरित होती है। कोई भी जो गर्म वस्तु है उसमें ऊष्मा का संचरण हो वो चारों तरफ होता है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित हो जाती है। नहीं यहाँ था बच्चों, देखिए हाँ यहाँ पे किसी भी गर्म वस्तु में से ऊष्मा सभी दिशाओं में बराबर संचरित। कोई भी गर्म वस्तु है तो जो उसमें से ऊष्मा निकलती वो चारों दिशाओं में बराबर निकलती है। ऐसा नहीं कि किसी भी दिशा में ज़्यादा या किसी दिशा में कम, ऐसा नहीं है। ये देखने के लिए एक बल्ब, लालटेन, लैंप अथवा दिए के आसपास अपना हाथ रखकर देखें। चारों ओर आपको समान गर्माहट महसूस होगी। इसे आप खुद भी कर सकते हैं। कोई दिया, लैंप या लालटेन के चारों ओर हाथ लगा कर देखिए। एक्चुअली अब तो लालटेन या लैंप जैसी चीज़ें तो शायद घर में मिलना मुश्किल है, लेकिन दिए या फिर एक मोमबत्ती बड़ी उसको जलाकर आप महसूस कर सकते हैं कि चारों ओर उसमें से जो गर्माहट है वो चारों ओर बराबर ही महसूस होगी। फिर एक है कि यदि विकिरण के द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है तो तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी तल पर जो पड़ती विकिरण के द्वारा ये ऊष्मा इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती, तब ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहलाता है। कोई तल है जो ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित कर ले रहा, वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहलाता। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। सोचिए, गर्मियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते? इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे दिए गए क्रियाकलाप द्वारा
मिलेगा। गर्मियों के दिनों में हम क्यों हल्के या लाइट कलर के कपड़े को पहनना पसंद करते हैं, इसका अपोजिट हम जाड़ों में क्या करते हैं बच्चों, गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसको आप इस एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, क्रियाकलाप 4 में आवश्यक सामग्री एक बर्तन जिसे काले रंग से रंग दिया गया है और एक चमकदार बर्तन स्टील का, एक मिट्टी का बर्तन, यानी 3 बर्तन है यहाँ पर देखिएगा। एक तो है हमारा मिट्टी का बर्तन, एक सफ़ेद चमकीला बर्तन और एक काले रंग का बर्तन। काले रंग का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, सफ़ेद और चमकीला बर्तन, ये है। देखिए, तीनों बर्तन में पानी भरकर धूप में रख दें। अब कुछ समय बाद तीनों बर्तन के पानी का तापमान थर्मामीटर की मदद से नोट करें। किस बर्तन में पानी का तापमान सबसे अधिक होगा, किसका सबसे कम होगा। फिर यहाँ पर है देखिए, इसी प्रकार तीनों बर्तन को किसी ठंडी जगह पर रख दें। किस बर्तन का तापमान सबसे पहले कम होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास 3 तरह के बर्तन हैं। एक तो सफ़ेद यानी चमकीला बर्तन है बच्चों, और एक काले रंग का बर्तन है, और एक दूसरा हमारा मिट्टी का बर्तन है। अब 3 बर्तन में अगर आप देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि आप खुद ही महसूस कर देखे होंगे या कभी आपके अपने डेली लाइफ में महसूस किए होंगे कि जो काला रंग है बच्चों, ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। अच्छा अवशोषक है यानी कि काले रंग क्या करता है, वो ऊष्मा को अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। तो इन तीनों बर्तन में हम क्या देखेंगे कि काले बर्तन का पानी का तापमान सबसे अधिक होगा। किस बर्तन के पानी का तापमान सबसे अधिक होगा, काले रंग के बर्तन के पानी का तापमान। यहाँ पर देखिए 3 बर्तन है ना, इसमें काले रंग के पानी के जो काले रंग का बर्तन है उसका पानी सबसे अधिक गर्म होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊष्मा का ये अच्छा अवशोषण होगा, ये अच्छा अवशोषक होगा, ये अच्छे से ऊष्मा को अवशोषित करेगा। इसीलिए इसका जो तापमान होगा वो धूप में सबसे ज़्यादा होगा। इस काले रंग के बर्तन के पानी का तापमान सबसे अधिक होगा। अगर फिर आप क्या देखते हैं कि फिर इसी तरीके से इन तीनों बर्तन को आपने क्या किया, धूप से हटाकर एक ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर तीनों बर्तन को एक ठंडी जगह पर रख दिया। तो क्या देखते हैं, तो फिर भी आप ये देखेंगे कि जो काले रंग का बर्तन था उसके पानी का तापमान सबसे पहले कम हुआ, यानी कि जो काले रंग का बर्तन के पानी का तापमान सबसे पहले कम हुआ। आपने देखा कि ऊष्मा का अवशोषण यानी ऊष्मा जो होती है वो अवशोषण जो होता है वह उत्सर्जन 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो वस्तु के ताप पर निर्भर करता है, दूसरा वस्तु के रंग पर तथा उसकी सतह की प्रकृति पर कि वो खुरदुरा है या फिर वो चमकीला है। यानी कि जो वस्तु ऊष्मा का अवशोषण है या उत्सर्जन, वो ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो वस्तु के ताप पर, दूसरा वस्तु के रंग तथा उसकी सतह की प्रकृति पर। सतह की प्रकृति या खुरदरी हो या फिर उसकी चमकदार हो। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा है ऊष्मा का प्रभाव। किस तरीके से ऊष्मा का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में पड़ता है, इसको अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ऊष्मा के प्रभाव में हम दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को देख नहीं सकते, किंतु ऊष्मा का प्रभाव को अवश्य अनुभव कर सकते हैं। यानी ऊष्मा के संचरण को तो हम नहीं देख पाते कि वो किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होती है, लेकिन ऊष्मा के प्रभाव का जो ऊष्मा का प्रभाव उसको हम अवश्य अनुभव कर पाते हैं। ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं। किसी भी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। जितनी अधिक ऊष्मा वस्तु प्राप्त करेगा उतना उसका ताप बढ़ता जाएगा और पदार्थ का प्रसार होगा। प्रसार मतलब फैलाव होगा। पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन संभव है, यानी कि ऊष्मा देने पर पदार्थ का ताप बढ़ेगा, प्रसार होगा और उसकी अवस्था भी बदलेगी। पहला पॉइंट है बच्चों, ताप में वृद्धि। क्या आपने कभी सोचा कि धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म हो जाती है? नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है, जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता है।
देखिए, किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा अवशोषित करती है तथा उसका ताप बढ़ता है। कोई भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो वो ऊष्मा अवशोषित करती है और उसका ताप बच्चों को बढ़ता है। ठंडा होने की प्रक्रिया में वस्तु में से ऊष्मा बाहर निकलती है तथा ताप घटता है। अब कोई भी वस्तु है, अगर वो ऊष्मा गर्म करते हैं तो ऊष्मा को वो अवशोषित करेगी। जब ऊष्मा अवशोषित करेगी बच्चों तो उसका ताप बढ़ेगा। और जब क्या होगा, वस्तु से ठंडा जब हम करते हैं किसी वस्तु को तो उसमें से ऊष्मा जो होती है वो बाहर निकलती है और ताप बढ़ेगा घटेगा, उसका ताप फिर घटेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। भिन्न भिन्न पदार्थ वाली समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान ताप तक गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती है। यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थ वाली जो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान समान है, समान वाली वस्तुओं को समान ताप तक गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती। वस्तु द्वारा ली गई और दी गई ऊष्मा क्यों निम्न बातों पर निर्भर करती है। जो वस्तु द्वारा एक तो ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा जो है बच्चों वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला है उस वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, ये पहला हमारा। फिर वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन यानी डेल्टा टी पर। फिर है वस्तु की प्रकृति पर, यानी ये तीन बात है, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन यानी डेल्टा टी पर, और वस्तु की प्रकृति पदार्थ की प्रकृति पर। ये तीन बातों पर वस्तु की जो ये ऊष्मा है वो निर्भर करती है। अब यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर है बच्चों की किसी भी वस्तु को गर्म करने पर वो ऊष्मा अवशोषित करती है तो उसका ताप बढ़ता है और ठंडे होने पर उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसका ताप घटता है। अब भिन्न भिन्न पदार्थ वाली समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं के ताप समान ताप तक गर्म करने पर भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती। वस्तु द्वारा ली गई और दी गई ऊष्मा क्यू निम्न बातों पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान एम पर, यानी क्यू समानुपाती यहाँ पर m है, पहला है। फिर वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन यानी डेल्टा टी पर क्यू समानुपाती डेल्टा टी, ये हमारा सेकेंड है, फर्स्ट समीकरण है, ये दूसरा सेकेंड है। वस्तु के